इंडिया टुडे जो है वो क्या बोल रहा है? महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मगर चुनाव नरेंद्र मोदी जीते। ईवीएम के विरोध में ब्राजील के लोग सड़कों पर उतर कर आए थे। दुनिया में किसी देश ने उसका विरोध नहीं किया, सबसे पहला विरोध नरेंद्र मोदी। आप लोग ध्यान नहीं देते हो चीजों को। अरे भाई नरेंद्र मोदी को क्या खुजली होगी भाई? ब्राजील में ईवीएम में घोटाला हुआ, विरोधी पार्टी के लोगों ने कहा, लाखों लोग वहां संसद को और न्यायपालिका को घेर लिया, सड़कों पर आ गए, नरेंद्र मोदी ने उसके विरोध में बयान दिया। दूसरा विरोध किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका ने क्यों किया? क्योंकि अमेरिका चिप प्रोवाइड करता है नरेंद्र मोदी को। हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी, हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो अमेरिका को दे रहा है। अभी जागरण में है और भारत बंद करेंगे और इसके लिए जेल में जाने की नौबत पड़ी, जेल में भी जाएंगे और 2-4 नहीं लाखों लोग जाएंगे जेल में। जेल में जगह नहीं है। ईवीएम मशीन के विरोध में चल रहे हैं और ये जो ईवीएम मशीन के विरोध में हम लोग यहां आंदोलन कर रहे हैं, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट में लिखा, प्यारा नंबर 29 में लिखा, पढ़ लो आप लोग। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो तुम और हमको क्या अधिकार है हो सकता कहने का? सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना। चुनाव आयोग तो कह ही रहा था कि घोटाला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने वहां बहस किया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील की बात को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए इस मशीन को एक और मशीन लगानी होगी। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर दिया। ये पेपर ट्रेल मशीन क्या है और क्यों दिया और क्या ऑर्डर कहता है सुप्रीम कोर्ट? ईवीएम मशीन में आप वोट डालते हो। पहले बैलेट पेपर होता था ना, बैलेट पेपर होता था ना, तो आप लोग क्या करते थे? पहले जब आप चुनाव जहां होता था तो आप लोग जाते थे, वहां जहां बूथ है ना वहां जाते थे, तो बूथ के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे, तो आप लोग बैलेट पेपर लेते थे और लेने के बाद आप देखते थे। पहले ऐसा होता था, देखते थे और देखते थे, क्या देखते थे? कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट का चुनाव निशान है। तो कैंडिडेट के चुनाव निशान में आप देखते गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, सवाल मेरे समझने का नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम्पल है। तो सोचता किसको वोट दें, किसको चलो इसके बार कुत्ते को दे देता। तो वो शाही होती थी ना, लग गया है और फिर कुत्ते को ऐसा बराबर लग गया करते थे ना। जो रियल है वो बता रहा हूं। हाँ बराबर लग गया है, सही जगह पर लग गया है। फिर ऐसा फोल्ड करके आप इसको फोल्ड करते थे और फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालते थे। अरे ध्यान नहीं रहा, देख के फिर उसको डालने के बाद ही निश्चित होकर, गारंटी से निश्चित होकर
हाँ, मेरा वोट हो गया है। ऐसा होता था। अब देखो ईवीएम में क्या होता है, मतलब आपको कंपेरेटिव बता रहा हूं। ईवीएम में क्या होता है, अब आप बटन दबाते हो, बटन दबाते हो, बटन दबाने के बाद तो बैलेट पेपर में तो आंखों से देखते थे, अब आप बटन दबाते हो, किसको वोट गया ऐसा दिखाई नहीं देता। अरे कहां गया भाई। तो जो चुनाव आयोग का बाबू है ना, वो बोलता था हो गया, हो गया, हाँ हो गया, जाओ। वो इधर जाता, अरे इधर नहीं, इधर जाओ, इधर रास्ता है, होता नहीं। तो आंखों से दिखाई नहीं देना, ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, ये एविडेंस था। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, आर पार दिखाई नहीं देता। ईवीएम मशीन में वोट चला जाता है, ईवीएम मशीन में जाने के बाद उसका क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। वो मशीन में जाने के बाद किसी और पार्टी के नाम पर जमा हो रहा है या जिसको उसने वोट दिया उसी के नाम पर जमा हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बैलेट पेपर में क्या होता था, बैलेट पेपर में आप आंखों से देखते थे, अपने चॉइस पर ठप्पा लगाते थे, अपने हाथ से फोल्ड करते थे, अपने हाथ से डालते थे और 200% इंश्योर करते थे कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर जमा हो गया है। और फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो रिकाउंटिंग का भी कानून था। अगर कोई कैंडिडेट चुनाव हार गया तो वो कहता था कलेक्टर को कि मुझे ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग किया जाए। रिकाउंटिंग होता था, रिकाउंटिंग 100% होता था और कभी कभी हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता था, है ना। अभी पता है ना आप लोगों को, ये रिकॉर्डेड बातें चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। जब से ईवीएम आई कभी हारा हुआ आदमी जीता ही नहीं। बैलेट पेपर में हारा हुआ आदमी कभी कभी जीत जाता था। जब से ईवीएम आई, ईवीएम के बाद हारा हुआ आदमी कभी जीता ही नहीं। अरे इससे कैसे हो गया भाई, ऐसे कैसे दुनिया बदल गई। कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, चुनाव आयोग के पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसलिए रिकाउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ईवीएम मशीन में जो वोट जाएगा तो पेपर ट्रेल मशीन में जब वोट आप करोगे उसके बाद, अभी क्या हो रहा है, अभी चेंज हो गया। अभी आप वोट डालते हो, अब केवल ईवीएम मशीन में नहीं जाता, अब पेपर ट्रेल में भी जाता है। अब 2 जगह वोट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो आंखों से दिखाई नहीं देता, एक पेपर ट्रेल का कागज का टुकड़ा स्टैंप लगा हुआ, वो कागज का टुकड़ा बाहर आके गिर जाता है बैलेट बॉक्स में, वो फिजिकल एविडेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कभी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल एविडेंस नहीं होता था, और जिस मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता था उसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं। कितने लोगों को समझ में आता है, फिजिकल एविडेंस ही नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कहां से होगा। अरे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, फिजिकल एविडेंस होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल एविडेंस ही नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तो कांग्रेस का वोट बीजेपी में जमा हो रहा है, बीजेपी का वोट कांग्रेस में जमा हो रहा है, वेरीफाई कैसे करे, कैसे करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन से क्या होता है, अब 2 जगह वोट पड़ते हैं, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, एक जगह पेपर ट्रेल में। पेपर ट्रेल में कागज होता है,
जो कैंडिडेट हार जाएगा, अगर उसको मंजूर नहीं है तो वो एप्लीकेशन करेगा कलेक्टर के पास कि मुझे पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की रिकाउंटिंग करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, करना होगा। रिकाउंटिंग का मतलब है 100%। हो गया? आगे ये ऑर्डर है 8 अक्टूबर 2013 का। ये अखबार में खबर आनी चाहिए था ना, 9 अक्टूबर 2013 के अखबार में खबर आनी चाहिए थी ना। कोई खबर नहीं आई, किसी मीडिया ने खबर नहीं दी। अरे फ्रंट पेज पर खबर देने वाली थी, पिछवाड़े अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। इसलिए किसी एमएलए को मालूम नहीं, किसी एमपी को मालूम नहीं। वो ये कहते कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई हो सकती है, तेरे पास अथॉरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल। उसने वेरीफाई किया और वेरिफिकेशन के आधार पर कहा हो सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो तेरे नहीं हो सकती। साले गधे की औलाद है? नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कितने लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देश में कानून का दर्जा हासिल है, यानी वो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है। मानना होगा, बंधनकारक है, नहीं तो अपराध हो सकता है, नहीं मानोगे। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, उसको दूर करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन इस बात का फिजिकल एविडेंस है कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है। हो गया ऑर्डर? देखो कितनी भयानक बातें हैं, मैं आपको और आगे बताता हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। मई 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। याद आ रहा है आप लोगों को? मैं तो बदमाशों के पीछे लगा हुआ, इसी तारीख बार जानता हूं। मैं डेली साले के बदमाशों के पीछे लगा हुआ। तो मैं साल और तारीखों की सारी बातें मुझे कागज में नहीं देखनी पड़ती है। तो 2014 मई महीने में लोकसभा का चुनाव था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। अभी समझ रहे हो कितनी भयंकर बात है? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। हो गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में चुनाव आयोग ने काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का मतलब है चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, न्यायपालिका की बेअदबी करने का काम किया। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों के? न्यायपालिका की चुनाव आयोग ने बेअदबी की, मैं सुप्रीम कोर्ट लेके गया। ये न्यायपालिका की चुनाव आयोग ने बेअदबी की, सुप्रीम कोर्ट लेके गया। सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का वकील खड़ा हो गया और वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को कहा, क्या कहा? ये जज साहब, ये वामन मेश्राम जो है ना, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? तो वकील चुनाव आयोग का कहा, जज साहब पढ़ के सुनाओ। तो जज ने कहा बताओ बताओ पढ़ के सुनाओ। तो सारे लेटर तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही दिया था, सारे केस में मैंने पहले ही लिख के दिया, तो जज को पहले ही मालूम है। तो वो पढ़ने लगा।
तो जज ने चुनाव आयोग के वकील को पूछा, वामन मेश्राम, वो लेटर में यही कह रहा ना कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस पर चुनाव आयोग ने अमल नहीं किया, यही ना कह रहा है? यही कह रहा है? हाँ, गलत कहा कह रहा है वो था। जज ने चुनाव आयोग के वकील को उधर पूछा, बता हाँ, गलत क्या है? चुप हो गया चुनाव आयोग का वकील। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू कर दिया, 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। हमने ऑर्डर देने के बाद भी आपने नहीं लगाया, बेअदबी है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है, उस चाहे तो जो चुनाव आयोग का कमिश्नर है ना, उसको डायरेक्ट जेल में भेजने का ऑर्डर दे सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा नहीं, 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाओ 2019 के चुनाव में। अब जब 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में दिया, मेरे फेवर में दिया, तो नरेंद्र मोदी तो 2014 के चुनाव में घोटाला करके प्रधानमंत्री बना था। ये तो मैंने उस समय भी कहा था और चुनौती देकर कहा कि नरेंद्र मोदी को मेरी चुनौती है कि तुम घोटाले से बने हुए प्रधानमंत्री हो और तुमको बुरा लगता है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करके देख ले, फिर मैं प्रूव करता हूं। उस समय का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मैंने साथियों, नरेंद्र मोदी को मालूम था कि यदि पेपर ट्रेल मशीन अगर सुप्रीम कोर्ट में 2019 के चुनाव में लगाया गया तो 2019 का लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। 2014 का तो इसलिए चुनाव जीता क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया गया। अरे कांग्रेस के साथ बीजेपी का समझौता था। क्या समझौता था? कि 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने सारा डाटा कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव ईवीएम में किया। तो ये जो केस लेकर गए, उस संदर्भ में जो केस लेकर गए थे, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो जब केस लेकर गए तो कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के लोगों से संपर्क किया कि लाल कृष्ण आडवाणी ईवीएम मशीन के विरोध में देशव्यापी रथ यात्रा निकालने वाले हैं और बीजेपी के लोगों को आडवाणी के अलावा जेटली, सुषमा स्वराज, इनको कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आडवाणी जी को रोको। आडवाणी जी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, इसको नहीं रोका जा सकता। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस से संपर्क किया और आरएसएस के लोगों को कहा कि आडवाणी जी को नहीं रोका गया तो सारे देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों में आग लगेगी और देश खतरे में पड़ जाएगा। तो आप तो देशभक्त लोग हो, आरएसएस के लोग, देश को तो खतरे में नहीं डालना चाहोगे। तो आरएसएस ने कहा नहीं, देश को खतरे में नहीं डालने देंगे। क्या करना होगा? कि आडवाणी को रोकना होगा। चलो ठीक है, रोकते हैं। हमें क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को कहा हमें क्या फायदा होगा? चलो ठीक है, रोक देते हैं। क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि जैसे 2004 और 2009 का चुनाव हमने घोटाला करके जीता, आप 2014 का जीत लो, सरकार हमारी है।
14 मई तक तुमको चुनाव जितवाने तक हमारी सरकार है, तुमको जितवा देंगे। तो आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि आपने तो 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता और आप हमको कई बार घोटाला चुनाव करने की बात बोल रहे हैं। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, नहीं हम समझ रहे थे कि आप सज्जन लोग हैं, आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी लोग हो, सज्जन लोग हो, तो हम तो कांग्रेसी लोग 2 नंबरी लोग हैं, मगर आप तो राष्ट्रवादी लोग हो, देशभक्त लोग हो, आप घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हो। तो हमने सोचा शायद एक ही बार आप मानेंगे। आरएसएस नहीं, बराबरी का सौदा होना चाहिए। 2 बार आपने घोटाला करके चुनाव जीता, 2 बार हमको मौका मिलना चाहिए। रिकॉर्ड में बोल रहा हूं ना, कांग्रेस बीजेपी के रिकॉर्ड में बोल रहा हूं ना, कांग्रेस बीजेपी के लोग मुझे दाखिल करें एफआईआर, बोल रहा हूं ना, चुनौती देकर बोल रहा हूं। और अभी नहीं, बहुत सालों से बोल रहा हूं, सारे देश भर में बोला। तो मेरे पास, मैं तो बगैर सबूतों के कोई बात करता नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं कि 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतने का समझौता हुआ और इसके तहत 2014 में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिया। 2019 में मामला आया तो मैंने टांग अड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आया, पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर आते ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को संपर्क किया, ये तो पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर है, अब तो मैं चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतना है, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ लेगा, तो आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को, अरे आप प्रधानमंत्री हो भाई, आपके पास पावर है, कर लो। कि नहीं, वामन मेश्राम ने टांग अड़ाया। उसकी टांग गांधी की सिंगल हड्डी वाली टांग थोड़ी है, वो तो बहुत मजबूत टांग है। गांधी की जो सिंगल हड्डी वाली टांग है ना, वो सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, वो बहुत मजबूत टांग है, वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको हमारा साथ देना होगा। तो कांग्रेस ने फरवरी 2019, ध्यान देखो, तारीखों के साथ बोल रहा हूं, फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उसका वकील था अभिषेक मनु संघवी। अभी शिवसेना का और इसका बहस चल रही ना, उसमें भी अभिषेक मनु संघवी है ना, अखबारों में पढ़ रहे होंगे ना। अभिषेक मनु संघवी ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। तो हमारी केस तो थी, हम भी थे उधर सुप्रीम कोर्ट में। और केस में क्या लिखा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने लिखा, पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज का वोट है, उस कागज के वोट के 50% वोट और ईवीएम मशीन के वोट के साथ मिलान करना होगा, मैच करना होगा। मैच करने की डिमांड की। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अरे 2017 को, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया। तुम 50% की मांग कर रहे हो, पहले से 100% का ऑर्डर है, रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? आ रहा, समझ में आ रहा? ये सारा डॉक्यूमेंट्री है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री है। चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के ऊपर एक औरत ने, मेरा फैसला होने के पहले की बात है, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उस पर आरोप लगाया
कि जस्टिस ने मेरा विनय भंग किया। हो गया, फंस गया। फैसला देने वाला जज फंस गया। जस्टिस बोबड़े जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट में, और उसने फैसला दिया रंजन गोगोई निर्दोष है। ठीक है, रंजन गोगोई निर्दोष है। ये बोबड़े कौन है? उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का ऑल इंडिया का संस्थापक अध्यक्ष। तो किसी ने मुझे पूछा, अरे आपको दादा तक? अरे मैंने कहा परदादा तक कुंडली रखता हूं मैं, दादा के भी आगे। उसका दादा आरएसएस का वकील विंग का ऑल इंडिया का हेड था। उसका पोता रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष, साला ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं दुनिया में। है आया समझ में? आरोपी भी निर्दोष और आरोप करने वाला भी निर्दोष। जबकि ये खबर मैंने सुनी, फौरी समझ में आ गया कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 50% जो कांग्रेस ने डिमांड किया था मिलान करने का, 1% का ऑर्डर दिया, और 1% में चोरों को पकड़ो। मेरे पास ऑर्डर था 100% में पकड़ने का। मेरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 100% रिकाउंटिंग होगा तो चोर को साला 200% पकड़ा ही जाएगा। 1% का ऑर्डर दिया जस्टिस गोगोई ने। नाम के साथ बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस रिटायर्ड, छोटी मोटी होती नहीं, नाम लेके बोल रहा हूं। चीफ जस्टिस रिटायर्ड ने एक काम किया और बाद में वो रिटायर हो गया। आरएसएस बीजेपी ने उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। हाँ भाई, है पता है? जिस रंजन गोगोई ने आरएसएस बीजेपी को मदद करने वाला फैसला दिया, उस रंजन गोगोई को आरएसएस बीजेपी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया। औकात है वामन मेश्राम से भिड़ी देखी है? हम तो फकीर है, हमारा क्या कर लेगा कोई? नरेंद्र मोदी कहता मैं फकीर हूं। अरे हम ये जो ये ड्रेस देख रहे हो ने, ये भी लोगों का दिया हुआ है। तो हमारे देखने में क्या मिलेगा? नरेंद्र मोदी को सीबीआई लगाए तो ईडी लगाए, ये शर्ट पैंट अंडरवियर ये भी सारा लोगों का दिया हुआ है। तो ईडी लगा सकता है मेरे खिलाफ। कुछ लोग बोलते हैं मेश्राम जी आप इतना बोलते हो, आपके खिलाफ नरेंद्र मोदी कुछ ईडी नहीं लगा रहा है, सीबीआई ने लगाया, पुलिस वाला ने लगाया। फकीरों के पास कुछ मिलता है? मैं इसलिए लड़ता हूं। लड़ने के लिए ईमानदारी चाहिए ना, योग्यता चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा क्रोनोलॉजी समझा रहा। उसके बाद में वो निर्णय आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक समस्या है, उसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पेपर ट्रेल मशीन और रिकाउंटिंग का, तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरा ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को? बाकायदा ऑर्डर है, एक समस्या है, उसका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। दोबारा ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? दोबारा मिलान का ऑर्डर दिया। चुनाव हुआ, घोटाले से दोबारा चुनाव लड़ा गया, जीता गया नरेंद्र मोदी। सितंबर माह में पेपर ट्रेल मशीन की कागज के चिट्ठी वाली जो मशीनें हैं,
चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। 1% से भी डर रहे तो वामन मेश्राम तो साले देशद्रोह में फांसी पर चढ़ा देगा चुनाव कमिश्नर को। उनको यह डर लग रहा था कि कई ये मशीनों को सीज करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से वामन मेश्राम ना ले आए कि ये सीज किया जाए और उसकी रिकाउंटिंग किया जाए। कानून तो मैं जानता हूं ना, क्या क्या करने से क्या क्या होता है। साथियों, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कितना भयानक चल रहा है देश में। पहले मतदाता एमएलए एमपी चुनते थे, खत्म हो गया जमाना वो। अभी ईवीएम मशीन एमएलए एमपी चुनती है। अब ईवीएम मशीन कौन सी पार्टी की सरकार आना चाहिए वो चुनती है। ईवीएम मशीन चुनती है कौन से नेता को चुनाव में हरवाया जाए और कौन से नेता को जितवाया जाए। इतना भयानक हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मतदाताओं को अधिकार दिया सरकार बनाने का, ईवीएम मशीन को अधिकार नहीं दिया सरकार बनाने का। ये फर्क समझने की जरूरत है। ये समझाने के लिए सारे देश भर में ये अभियान चला रहा हूं। ये केवल अभी चर्चा नहीं, ये भारत बंद करूंगा इस पर। सारे देश का भारत बंद करेंगे, हजारों संगठन मिलकर करेंगे। तमाम लोगों से, पार्टियों से, सब आप लोगों से वार्ता चल रही है। नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव केवल मात्र ईवीएम से जीत सकते हैं, घोटाला करके ही जीत सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि वो चुनाव जीत ले, कोई कारण नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जहां हम काम करते हैं, एक बूथ है, वहां हमारे 10, 20, 25 कार्यकर्ता, उसके 100-125 वोट बूथ में, काउंटिंग में 1, 2, अरे हमारे कार्यकर्ता है, उसके ही 100-125 वोट है, काउंटिंग में 1 और 2। उसका भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना के रखा हुआ है बूथ लेवल का। साथियों, तो ये जो ईवीएम मशीन का ये जो घोटाला हो रहा है, तो मेरा ये कहना नहीं है कि ईवीएम मशीन को हटा दो। मेरा क्या कहना है, ईवीएम मशीन रखना चाहते हो, चलो रखो, मगर इंश्योर कर लो 200% भारत की प्रजा को आप लोग गारंटी दे दो, 200% गारंटी दे दो कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए वो जो मशीन बनाने वाली कंपनी है, उसको ऑर्डर देने वाली ऑटोनॉमस पावर वाली अथॉरिटी पैदा करो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करने के लिए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बना ले, नागरिक कमेटी बना ले, हर लोकसभा और विधानसभा की नागरिक कमेटी बना ले, जो नागरिक वोट डालते हैं उनकी कमेटी बना ले, और वो निगरानी करे ईवीएम मशीन की। फिर देखो ईवीएम मशीन जो है वो कैसे गड़बड़ी करती है। पहले देश में चुनाव आयोग के पास पूरा पावर होता था सारे चुनाव को कंडक्ट करने का। अब चुनाव आयोग को हम लोगों ने पूछा, रिकॉर्ड में पूछा, वो जो चिप लगाई जाती है आपने देखा? कहा जी नहीं। अरे ये आदमी हो आप, बैलेट पेपर छपवाने का ऑर्डर देते थे, आपके पास पावर था, ईवीएम मशीन आया, ईवीएम मशीन में चिप लगाया जाता है और चुनाव आयोग को पता नहीं ना, वो तो अमेरिका से आता है। साला बड़ी अजीब किस्म की बात है, बोलता चिप जो है अमेरिका से आता है और वो देखने का हमारे पास पावर नहीं है।
अगर अमेरिका से जीत आता है, जापान से जीत आता है, और वो देखने का चुनाव आयोग के पास कोई देखा नहीं है, तो चुनाव आयोग चुनाव कंडक्ट करने का काम कर रहा है, कोई गधाई मानेगा? है? तुम्हारी जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने लगाई, चुनाव आयोग की लगाई कि चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने का काम करेगा। अरे तुमको तो चिप में क्या है यही पता नहीं है, तो तुम कहां से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाओगे? इतना भयानक चल रहा है। अभी इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट आया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। वो इंडिया टुडे लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। क्या लिख रहा है इंडिया टुडे? महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेगा। बड़ा अजीब किस्म की बात है। इंडिया टुडे जो है वो क्या बोल रहा है? महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मगर चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेगा। अजीब किस्म की बात है। कैसे जीतेगा वो हमें मालूम है कैसे जीतेगा। तो ये जो सारा खेल चल रहा है, ये खेल लोकतंत्र की हत्या करने वाला खेल चल रहा है। और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला जो खेल चल रहा है, इसको हम आज के लेवल पर जागृति करने का काम कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर तक भारत बंद किया जाएगा इस मुद्दे पर। अभी ब्राजील के लोग सड़कों पर उतर कर आए थे, ईवीएम के विरोध में ब्राजील के लोग सड़कों पर उतर कर आए थे। दुनिया में किसी देश ने उसका विरोध नहीं किया। सबसे पहला विरोध नरेंद्र मोदी। आप लोग ध्यान नहीं देते हो चीजों को। अरे भाई, नरेंद्र मोदी को क्या खुजली हो गई भाई? ब्राजील में ईवीएम में घोटाला हुआ, विरोधी पार्टी के लोगों ने कहा, लाखों लोग वहां संसद को और न्यायपालिका को घेर लिया, सड़कों पर आ गए। नरेंद्र मोदी ने उसके विरोध में बयान दिया। अरे ब्राजील में हुआ, तुमको खुजली क्यों हो रही? क्यों? नरेंद्र मोदी को लगा साला वो फैल गया तो इधर भी फैल जाएगा, भारत में इधर भी फैल जाएगा। दूसरा विरोध किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका ने क्यों किया? क्योंकि अमेरिका चिप प्रोवाइड करता है नरेंद्र मोदी को। हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी, हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो अमेरिका को दे रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की बात नहीं है, तो धंधे की, तो सारी बिजनेस की बात हो गई। तो ये बात साथियों, ये लोकतंत्र जो है ये पूरी तरह से खत्म करने का षड्यंत्र किया गया है ईवीएम के द्वारा। इसके विरोध में हम लोग अभी जागरण में हैं और भारत बंद करेंगे, और इसके लिए जेल में जाने की नौबत पड़ी, जेल में भी जाएंगे, और 2-4 नहीं लाखों लोग जाएंगे।